क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नया शुरू किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में खुद से सवाल करने लगे, यार, क्या मैं वाकई इसमें अच्छा बन सकता हूं? ये हर किसी के साथ होता है। हम कुछ भी सीखना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें मुश्किल लगने लगती हैं या रिजल्ट आने में देर होती है, हम हार मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य के साथ सफर को अपनाते हैं, न कि सिर्फ मंजिल की चिंता करते हैं? यही फर्क बनाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर। आज उनका नाम सुनते ही फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो जब छोटे थे तो उनके पास न अच्छे जूते थे, न पैसा और न ही कोई बैकअप प्लान? रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक माली थे और मां घरों में सफाई का काम करती थीं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे अपने बेटे को किसी अच्छे फुटबॉल स्कूल में भेज सकें। लेकिन रोनाल्डो को सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था, फुटबॉल। जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद आराम करते थे, रोनाल्डो घंटों तक अकेले फुटबॉल प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कई बार स्कूल भी छोड़ दिया क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, मुझे दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनना है। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। जब 12 साल की उम्र में उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, तो उन्हें अपने परिवार से दूर होना पड़ा। वो सिर्फ 12 साल के थे और अकेले एक अजनबी शहर में रह रहे थे। उन्हें अपने माँ बाप से मिलने के लिए महीने महीने भर का इंतजार करना पड़ता था। कई रातें वो भूखे सोते थे, कई बार अकेले रोते थे, लेकिन उन्होंने कभी फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा। मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब वह 14 साल के थे, तो उनके स्कूल टीचर्स ने कहा कि तुम सिर्फ फुटबॉल के पीछे अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो। लेकिन रोनाल्डो को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका सपना था दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना। 16 साल की उम्र में जब वो पहली बार स्पोर्टिंग लिस्बन के सीनियर टीम में खेले, तो लोगों ने कहा, ये लड़का बहुत कमजोर है, इसके अंदर पावर नहीं है, ये बड़े लेवल पर नहीं खेल सकता। अब अगर वो हमारी तरह सोचते तो शायद वो भी हार मान लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए घंटों वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। जब बाकी खिलाड़ी ट्रेनिंग खत्म करके घर चले जाते थे, रोनाल्डो जिम में पसीना बहा रहे होते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें साइन कर लिया और फिर उनकी कहानी बदल गई। आज वो 5 बार के बैलन डी'ओर विनर हैं, 800 से ज्यादा करियर गोल कर चुके हैं और दुनिया के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड को समझना होगा। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप किसी भी स्किल को धैर्य और सही माइंडसेट के साथ मास्टर कर सकते हैं। कैसे आप जल्दी रिजल्ट की चिंता छोड़कर सफर को एंजॉय करना सीख सकते हैं, और यही असली सफलता की कुंजी है। क्योंकि याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो सफर से प्यार करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप वही पुरानी गलती दोहराएंगे और अधूरे सपनों की लिस्ट बढ़ाते रहेंगे, या इस बार सच में अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेंड करेंगे? अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। सुनना शुरू करें, क्योंकि यह सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, सीखने की शुरुआत। सोचो, तुमने एक नया स्किल सीखना शुरू किया, शायद पियानो, कोडिंग या फिर पेंटिंग। पहले कुछ दिन बहुत मजेदार होते हैं, हर चीज नई लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीजें मुश्किल होने लगती हैं, तो तुम्हारा उत्साह कम होने लगता है। तुम सोचते हो, काश मैं जल्दी से एक्सपर्ट बन जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जिम ज्वाइन करने के अगले दिन आईने में सिक्स पैक ढूंढने लगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करने के बजाय सिर्फ मंजिल पर ध्यान देते हैं। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और जब वह नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं।
लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सीखने का असली जादू तब होता है जब हम खुद को प्रोसेस में डुबो देते हैं, बिना रिजल्ट की चिंता किए। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सीखने का सही तरीका यह नहीं है कि हम कितनी जल्दी एक्सपर्ट बनते हैं, बल्कि यह है कि हम सीखने की हर स्टेप को कितना महसूस करते हैं। इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी हर चीज को पूरी तरह से अवेयर होकर करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जरा सोचो, जब कोई जापानी कारीगर एक परफेक्ट तलवार बनाता है, तो क्या वह सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर ध्यान देता है? नहीं, वह हर छोटी स्टेप को एंजॉय करता है। स्टील को गर्म करना, हथौड़े से आकार देना, महीनों तक उस पर काम करना, क्योंकि वह जानता है कि असली खूबसूरती इसी प्रोसेस में छुपी है। हम भी अगर इसी माइंडसेट से सीखें, तो चीजें सिर्फ तेजी से नहीं सीखेंगे, बल्कि ज्यादा गहराई से समझेंगे। वैसे भी अगर सीखने का प्रोसेस मजेदार ना हो, तो स्कूल के टीचर्स को हर क्लास के बाद रोल नंबर 21 उठो जागो क्यों बोलना पड़ता? अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। सोचो, एक 25 साल का लड़का है, आरव। वह हमेशा जल्दी में रहता है। नई चीजें सीखने का उसे बहुत शौक है, लेकिन धैर्य बिल्कुल नहीं। एक दिन उसने फैसला किया कि वह गिटार सीखेगा। पूरे जोश में आकर उसने इंटरनेट से महंगा गिटार ऑर्डर किया और खुद से वादा किया, इस बार तो मैं पक्का सीखूंगा। पहले दिन उसने पूरे 2 घंटे प्रैक्टिस की, दूसरे दिन भी उतना ही, लेकिन तीसरे दिन उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा, और चौथे दिन जब वह अपना फेवरेट गाना बजाने की कोशिश कर रहा था, तो हर स्ट्रिंग से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बिल्लियों की लड़ाई हो रही हो। उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। फिर उसने इंटरनेट पर अपने फेवरेट गिटारिस्ट के वीडियो देखे और खुद से कहा, भाई, मैं कभी भी इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। यही गलती हम सभी करते हैं। हम एक्सपर्ट्स को देखते हैं और भूल जाते हैं कि वे भी कभी शुरुआत में हमारी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह यह सोचता है कि कब वह मैराथन दौड़ेगा? यह सुनकर आरव को झटका लगा। वह हमेशा फिनिश लाइन के बारे में सोच रहा था, लेकिन सफर को एंजॉय ही नहीं कर रहा था। उसने एक नई अप्रोच अपनाई, रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रैक्टिस को एंजॉय करना। उसने हर छोटे सुधार को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब गिटार सीखते हुए वह ज्यादा खुश रहने लगा। धीरे धीरे, बिना किसी स्ट्रेस के, वह अपने पुराने लेवल से कहीं आगे निकल गया। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। सीखने के सफर का मजा लो, सिर्फ मंजिल के बारे में मत सोचो। वैसे भी अगर सिर्फ वीडियो देखकर कोई एक्सपर्ट बन सकता, तो हम सब यूट्यूब से मार्शल आर्ट सीखकर जेट ली बन चुके होते। आरव की कहानी से हमें एक जरूरी सीख मिलती है। सीखने का असली मजा तब आता है जब हम फिनिश लाइन की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर फोकस करते हैं। अब सवाल यह है कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। नंबर 1, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूं? जब भी तुम कोई नया स्किल सीखना शुरू करो, अपने आप से पूछो, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है, या सिर्फ इसलिए कि मैं जल्दी से एक्सपर्ट बनना चाहता हूं? अगर तुम्हारा जवाब सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने का है, तो रुककर सोचो, जो भी बड़ा एक्सपर्ट बना है, उसने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। अगर शॉर्टकट से सीखा जा सकता, तो हर सुबह उठकर हाउ टू गेट रिच इन 7 डेज टाइप करने वाले लोग अब तक अरबपति बन चुके होते। नंबर 2, हर दिन सिर्फ 10 मिनट दो, लेकिन रोज। सीखने का सीक्रेट यह नहीं कि तुम एक ही दिन में घंटों प्रैक्टिस करो। असली मास्टरी तब आती है जब तुम रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। जैसे, अगर तुम पियानो सीख रहे हो, तो रोज सिर्फ 10 मिनट बजाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर तुम फिट होना चाहते हो, तो जिम में एक दिन 3 घंटे मारने के बजाय हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक दिन में 500 पुशअप मारने से सिर्फ इतना होगा कि अगले दिन तुम दरवाजा खोलने लायक भी नहीं बचोगे। नंबर 3, धैर्य रखो। हर मास्टर कभी ना कभी बिगिनर था। हर स्किल सीखने में समय लगता है। जब भी लगे कि यार बहुत धीरे सीख रहा हूं, तो याद रखना, ब्रूस ली ने 10,000 बार एक ही किक की प्रैक्टिस की थी। मोनेट ने 2,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थीं, तब जाकर वह मास्टर कहलाए।
और तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर ने भी 100 क्रिंजी वीडियो बनाने के बाद पहला वायरल वीडियो बनाया होगा। इसलिए सीखते समय धैर्य रखो और प्रोसेस पर भरोसा करो। अंत में मजा लो, सीखो और चलते रहो। आज से जब भी कोई नई चीज सीखने बैठो, मैं कितना जल्दी एक्सपर्ट बन सकता हूं के बजाय खुद से कहो, चलो आज थोड़ा और बेहतर बनते हैं। क्योंकि आखिर में अगर सीखना मजेदार न हो तो गूगल पर हाउ टू लर्न फास्ट सर्च करने वालों की संख्या कभी कम नहीं होती। अध्याय 2, प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा है? वह मिट्टी से घर बनाता है, फिर उसे तोड़ देता है, कभी क्रेयॉन से दीवारें रंग देता है, कभी पानी में कागज की नाव तैरा देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका बनाया हुआ घर कितना परफेक्ट है, उसकी ड्राइंग कितनी सही है या उसकी नाव कितनी दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ खेल का मजा ले रहा होता है, रिजल्ट की चिंता के बिना। अब जरा खुद को देखो, जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो तो क्या तुम उसका मजा लेते हो या हर समय इस बारे में सोचते रहते हो कि मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा? जब तुम जिम जाते हो तो क्या तुम वर्कआउट का प्रोसेस एंजॉय करते हो या हर दिन आईने में सिक्स पैक ढूंढते हो? जब तुम कुछ लिखते हो तो क्या तुम लिखने का आनंद लेते हो या सिर्फ इस सोच में रहते हो कि मेरा काम कब परफेक्ट लगेगा? अगर हम ध्यान दें तो हमारी असली परेशानी यह नहीं कि हम कुछ नया सीखने में फेल हो जाते हैं, बल्कि यह कि हम सिर्फ अंतिम रिजल्ट पर फोकस करते हैं और सफर का मजा लेना भूल जाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का दूसरा सबक, सफर का मजा लो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर तुमने गौर किया हो तो दुनिया के हर बड़े आर्टिस्ट, एथलीट या इनोवेटर ने अपने प्रोसेस को प्यार किया है। उन्होंने सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हर स्टेप को जिया। लियोनार्डो दा विंची ने एक ही पेंटिंग को सालों तक रीवर्क किया, क्योंकि वह केवल फाइनल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि प्रोसेस को भी परफेक्ट करना चाहता था। रॉजर फेडरर सिर्फ जीतने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हर शॉट, हर मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। स्टीव जॉब्स सिर्फ आईफोन लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि हर छोटे डिजाइन डिटेल में खुद को डुबो देते थे। यही वह माइंडसेट है जिसे द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाना चाहता है। प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोसेस को अपनाओ, क्योंकि आखिर में अगर तुमने सफर का मजा नहीं लिया तो मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करोगे। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। कबीर को हमेशा से पेंटिंग का शौक था। वह इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को फॉलो करता और उनकी परफेक्ट पेंटिंग्स देखकर सोचता, बस मुझे भी ऐसा बनना है। एक दिन उसने खुद को चैलेंज दिया, मैं 1 हफ्ते में मास्टर आर्टिस्ट बन जाऊंगा। उसने ब्रश उठाया, कैनवास सेट किया और जोश में पहली स्ट्रोक मारी। लेकिन जैसे ही पेंट फैलकर अजीब सा दिखने लगा, उसका जोश ठंडा पड़ गया। ये तो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसा मैंने सोचा था। हर बार जब उसकी पेंटिंग परफेक्ट नहीं बनती, वह निराश हो जाता। कुछ दिन बाद उसका ब्रश सूख चुका था, कैनवास धूल से ढक चुका था और कबीर, वह ऑनलाइन कैसे 7 दिनों में एक कलाकार बने टाइप कर रहा था। यही गलती हम सब करते हैं। हम कला से ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि बच्चे कभी यह नहीं सोचते कि मेरा ड्राइंग सही बन रहा है या नहीं? वे बस रंगों से खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम खेलने की जगह परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं। हम सीखने की जगह एक्सपर्ट बनने की जल्दी में रहते हैं। गिटार सीखना है, पहले दिन ही होटल कैलिफोर्निया बजाने की कोशिश में मत लगो। जिम जाना शुरू किया, पहले हफ्ते में ही ऋतिक रोशन बॉडी की उम्मीद मत रखो। नई भाषा सीख रहे हो, पहले नमस्ते सही बोल लो, फिर फ्लुएंट स्पीकर बनने की सोचो। क्योंकि अगर तुम सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागोगे तो सीखने का असली मजा खो दोगे और फिर तुम्हारी हालत भी कबीर जैसी हो जाएगी, एक अधूरी पेंटिंग और ढेर सारे अधूरे सपने। तो अगली बार जब कुछ सीखना शुरू करो तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं इसे कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है या सिर्फ इसलिए कि मैं जल्दी परफेक्ट बनना चाहता हूं? याद रखो, अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचोगे
तो सफर कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। वैसे भी अगर सिर्फ सोचने से परफेक्शन आता तो आधे लोग सिर्फ 6 महीने में करोड़पति कैसे बने पढ़कर अमीर बन चुके होते। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? अगर तुम सच में कुछ नया सीखना चाहते हो तो परफेक्ट बनने की जगह बेहतर बनने पर फोकस करो। धीरे धीरे छोटा छोटा सुधार लाने की कोशिश करो। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। नंबर 1, हर दिन 1% बेहतर बनो, न कि 100% परफेक्ट। सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुए तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। हाँ, ये मैथ सही है, गूगल कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम पहले ही दिन 100% परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। पहले दिन जिम गए तो पूरा बॉडी बिल्डर बनने का सपना मत देखो। पहले सही तरीके से पुशअप करना सीखो। गिटार उठाया तो सीधे अरिजीत सिंह बनने की मत सोचो। पहले एक सही कॉर्ड पकड़ लो। नया बिजनेस शुरू किया, पहले एक कस्टमर लाओ, फिर बिलियन डॉलर कंपनी का सपना देखो। वैसे भी अगर सिर्फ सपना देखने से पैसा आता तो आधे लोग लॉटरी कैसे जीते गूगल करके करोड़पति बन चुके होते। नंबर 2, सफर को एंजॉय करो। स्टॉप ओवरथिंकिंग। हमेशा सोचने में टाइम मत बर्बाद करो कि अगर मैं फेल हो गया तो। अगर एक बच्चा यह सोचने लगे कि चलना सीखते वक्त अगर गिर गया तो शायद आज भी वह रेंग ही रहा होता। इसलिए कम सोचो, ज्यादा करो। अगर शुरुआत में चीजें खराब भी लगें तो चिंता मत करो, यही सीखने का हिस्सा है। नंबर 3, छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें सेलिब्रेट करो। अगर नई भाषा सीख रहे हो तो पूरे पैराग्राफ परफेक्ट बोलने की जगह पहले एक सही वाक्य बोलना सीखो। अगर फिट होना चाहते हो तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करो। अगर लिखना चाहते हो तो पहले 5 अच्छे वाक्य लिखो, पूरी किताब नहीं। छोटे गोल्स को पूरा करने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे भी अगर छोटे गोल्स को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो डाइट पर हूं कहकर बर्थडे केक खाने का क्या मजा। अंत में आज से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। अगर तुम सच में कुछ नया सीखना चाहते हो तो परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। क्योंकि याद रखो, परफेक्शन का पीछा मत करो, उसे अपने पीछे भागने दो। और हां, अगर सिर्फ सोचने से चीजें पूरी हो जाती तो अब तक आधे लोग सुबह जल्दी उठने के तरीके गूगल करके मॉर्निंग पर्सन बन चुके होते। अध्याय 3, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चीजों को कैसे देखते हो। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक सीधा, आसान और बिना किसी रुकावट का। दूसरा रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ, कहीं पत्थर, कहीं ऊंचे नीचे मोड़ और हर कदम पर नई चुनौती। अब सवाल यह है, कौन सा रास्ता लोग चुनते हैं? ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते को चुनना चाहेंगे क्योंकि यह आसान है। लेकिन अगर तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखो तो वे हमेशा दूसरे रास्ते को चुनते हैं क्योंकि यही असली ग्रोथ का रास्ता है। जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई चुनौती रखती है तो तुम इसे कैसे देखते हो, एक रुकावट या एक मौका? थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। अगर वह सोचते कि मैं नाकाम हूं तो शायद आज हम अंधेरे में होते। एमिनेम गरीबी और मुश्किलों से घिरे थे। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो हिप हॉप को उसका सबसे आइकॉनिक रैपर नहीं मिलता। कॉलोनियल युग में जापान बाकी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन जब उसने बाहरी दुनिया को देखा तो उसे समस्या नहीं बल्कि एक अवसर दिखा और उसने खुद को एक सुपर पावर बना लिया। हर स्थिति को देखने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम उसे अपने खिलाफ समझो या उसे अपनी ताकत बना लो। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आ रही है तो क्या यह तुम्हें रोकने आई है या यह तुम्हें पहले से बेहतर बनाने आई है? चलिए इसे कहानियों के जरिए समझते हैं। अजय एक बेहद टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी हर मुश्किल को अपनी हार मान लेना। एक बार उसने एक बड़ा डिबेट कंपटीशन ज्वाइन किया। उसने बहुत तैयारी की, हर आर्ग्यूमेंट याद कर लिया, लेकिन जब स्टेज पर बोलने का मौका आया तो उसके शब्द अटक गए। वह घबरा गया, पसीना आने लगा और आखिरकार चुप हो गया। कंपटीशन खत्म होने के बाद वह खुद से नाराज था। मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, उसने खुद को यकीन दिला लिया,
कि वह हमेशा स्टेज पर फेल होगा। लेकिन उसकी लाइफ तब बदली जब उसके एक टीचर ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, अगर यह तुम्हारी हार थी तो क्या तुमने कुछ सीखा? अजय चुप रहा। उसने सोचा, हाँ, मैंने सीखा कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत डर है, और डर का सामना किए बिना मैं कभी बेहतर नहीं बनूंगा। उसने तय किया कि अब वह हर हफ्ते एक नई पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी करेगा, भले ही शुरू में फिर से फेल हो जाए। पहले हफ्ते उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरे हफ्ते उसने थोड़ा बेहतर बोला। एक महीने बाद उसे स्टेज पर जाने से डर नहीं लगा। और एक साल बाद वहीं अजय एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। नजरिया बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर अजय अपनी पहली हार को मैं फेल हो गया मानकर बैठ जाता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उसने अपनी हार को एक सीखने का मौका बनाया, और यही उसके नजरिए ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई चुनौती आए तो खुद से यह मत पूछो, मैं क्यों फेल हो गया, बल्कि यह पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। वैसे भी अगर फेलियर इतनी बुरी चीज होती तो एग्जाम में फेल होने के बाद सक्सेसफुल बने लोगों की कहानियां सबसे ज्यादा क्यों वायरल होती? अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? हर सिचुएशन में एक सबक ढूंढो। जब भी कोई चीज तुम्हारे मन मुताबिक ना हो तो खुद से यह मत पूछो, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि पूछो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। सोचो, तुमने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तुम इसे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया की तरह देख सकते हो, या फिर मुझे अपनी तैयारी को और मजबूत करना होगा की तरह। फर्क सिर्फ नजरिए का है। नंबर 2, हर मुश्किल को एक नई चुनौती की तरह देखो। बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन क्या वे गिरकर रोते हैं और सोचते हैं कि साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं? नहीं, वे फिर से उठते हैं और कोशिश करते हैं। अब यही सोच हमें अपनी जिंदगी में अपनानी है। जब भी कोई परेशानी आए तो उसे एक चैलेंज की तरह देखो। चलो देखते हैं कि इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है। नंबर 3, नकारात्मक सोच को पकड़ो और बदल दो। कई बार हम खुद को बिना सोचे समझे नेगेटिव बातें बोलते हैं। मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूं, मैं तो पब्लिक में बोल ही नहीं सकता। अब इसे पॉजिटिव में बदलो, अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो धीरे धीरे सीख सकता हूं। मुझे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब सोच बदलेगी तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे। जिंदगी में हर चीज तुम्हारी नजर से तय होती है। अगर तुम किसी परेशानी को रुकावट मानोगे तो वह तुम्हें रोक देगी, लेकिन अगर तुम उसे सीखने का मौका मानोगे तो वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो डरने या भागने की बजाय अपने नजरिए को बदलो और देखो कैसे वही परेशानी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अध्याय 4, वे आदतें बनाना जो हम चाहते हैं। हर नया साल शुरू होते ही हम बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाते हैं। इस साल मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं हर दिन किताब पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन कुछ ही हफ्तों में जोश ठंडा पड़ जाता है और हम वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आदतों को एक गोल की तरह देखते हैं, प्रोसेस की तरह नहीं। हम चाहते हैं कि एक बार में सब बदल जाए, लेकिन छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए धैर्य नहीं रखते। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की अहमियत नहीं समझते। हम इच्छा शक्ति मतलब विल पावर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। असल में अच्छी आदतें मेहनत से नहीं, सही रणनीति से बनती हैं। वैसे भी अगर सिर्फ मोटिवेशन से आदतें बनती तो सुबह जल्दी उठने के तरीके वाले वीडियो देखकर अब तक सब 5 बजे क्लब ज्वाइन कर चुके होते। अब सवाल ये है, आखिर सही तरीके से आदतें बनाई कैसे जाएं? आओ इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। राजू हर नए साल पर बड़े जोश में रेजोल्यूशन बनाता था। इस बार उसने कसम खाई, सुबह 5 बजे उठकर जिम जाऊंगा। पहले दिन अलार्म बजा। उसने सोचा, आज से नई जिंदगी शुरू। दूसरे दिन अलार्म बजा। उसने सोचा, आज तो जा ही रहा हूं, लेकिन 5 मिनट और सो लूं। तीसरे दिन अलार्म बजा। उसने आंखें खोलीं और सोचा,
सर्दी बहुत है, कल से पक्का। और चौथे दिन अलार्म बजा ही नहीं, क्योंकि राजू ने उसे रात में ही बंद कर दिया था। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से बनती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सिस्टम सही न हो तो सबसे मोटिवेटेड इंसान भी आलसी बन जाता है। आदतें बनती नहीं, डिजाइन की जाती है। अगर राजू सच में सुबह जल्दी उठना चाहता था तो उसे सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था जो उसे फेल होने न दे। अलार्म को बेड से दूर रखता ताकि उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। रात में ही जिम के कपड़े तैयार रखता ताकि सुबह सोचे बिना निकल सके। दोस्त के साथ जिम का प्लान बनाता ताकि उसे उठाने वाला कोई हो। याद रखो, अच्छी आदतें इरादे से नहीं, सही माहौल और सिस्टम से बनती हैं। अब अगला सवाल, क्या तुम अपनी आदतों को डिजाइन करने के लिए तैयार हो? चलो, अब इसे आसान और मजेदार तरीके से सीखते हैं। अगर अच्छी आदतें बनाना इतना आसान होता तो हर कोई सुबह जल्दी उठता, हेल्दी खाता और रोज जिम जाता। लेकिन असलियत में हम हफ्ते भर कोशिश करते हैं और फिर वही पुरानी आदतों में लौट आते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें हमारी सोच से ज्यादा हमारे माहौल पर निर्भर करती हैं। तो अगर तुम सच में नई आदतें बनाना चाहते हो तो अपनी इच्छा शक्ति को भूल जाओ और अपने माहौल को हैक करो। नंबर 1, चीजों को आसान बनाओ। किसी भी आदत को अपनाने के लिए उसे इतना आसान बना दो कि तुम्हारे पास ना कहने की कोई वजह ही ना बचे। पढ़ाई करनी है, किताब तकिए के पास रखो ताकि सोने से पहले ऑटोमेटिक याद आ जाए। गिटार सीखना है, उसे अलमारी में बंद मत करो, बल्कि कमरे में ऐसी जगह रखो जहां हर दिन दिखे। सुबह जल्दी उठना है, अलार्म बेड के पास मत रखो, बल्कि ऐसा सेट करो कि उसे बंद करने के लिए दौड़ना पड़े। वैसे भी अगर मुश्किल चीजें करने से ही आदतें बनती तो कल से पक्का शुरू करूंगा कहने वाले लोग अब तक ओलंपिक एथलीट बन चुके होते। नंबर 2, बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। अच्छी आदतें आसान बनानी है तो बुरी आदतों को मुश्किल। फोन बहुत चलाते हो तो उसे दूसरे कमरे में रखो या स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। यकीन मानो, 10 मिनट में ही बोर हो जाओगे। जंक फूड कम खाना चाहते हो तो चिप्स और चॉकलेट फ्रिज में मत रखो, बल्कि हेल्दी स्नैक्स सामने रखो। सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है, हर बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालने का झंझट रखो। देखना, खुद ही मन कम हो जाएगा। नंबर 3, 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर कोई आदत अपनानी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। किताब पढ़नी है, सिर्फ 2 मिनट पढ़ने बैठो। देखना, कई बार 30 मिनट तक पढ़ लोगे। एक्सरसाइज शुरू करनी है, सिर्फ जूते पहनकर खड़े हो जाओ। यकीन मानो, आगे खुद ही होगा। मेडिटेशन सीखना है, बस 2 मिनट आंखें बंद रखो। धीरे धीरे टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार आदत लग गई, फिर आगे सब आसान हो जाता है। आदतों को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। अगर तुम खुद को जबरदस्ती किसी नई आदत में ढालने की कोशिश करोगे तो कुछ ही दिनों में थक जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे स्मार्ट तरीके से अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लोगे तो वह खुद ब खुद टिक जाएगी। तो अगली बार जब कोई नई आदत अपनाने की सोचना तो मोटिवेशन के भरोसे मत रहना, सिस्टम को अपने फेवर में सेट करो। और हाँ, अगर आदतें सिर्फ सोचने से बनती तो कल से पक्का कहने वाले लोग अब तक दुनिया जीत चुके होते। अध्याय 5, नजरिए में बदलाव से धैर्य आता है। सोचो, तुमने कोई नया स्किल सीखना शुरू किया, गिटार बजाना, जिम जाना या कोई बिजनेस शुरू करना। पहले कुछ दिन जोश हाई रहता है, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद तुम सोचते हो, इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी गिटार अच्छे से नहीं बजा पा रहा। 3 हफ्ते हो गए जिम में, फिर भी मसल्स नहीं बने। स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा और धीरे धीरे तुम निराश होने लगते हो। यही आज की सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारी धैर्य रखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। हम हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीजें कभी जल्दी में नहीं बनी? एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, एक शानदार बिल्डिंग बनाने में महीनों या सालों का वक्त लगता है, एक एथलीट को ट्रेनिंग में सालों लगते हैं, तब जाकर वह ओलंपिक में गोल्ड जीतता है। असल में
धैर्य की कमी हमारी गलती नहीं, हमारी सोच की गलती है। अगर हम चीजों को देखने का तरीका बदल दें, तो धैर्य अपने आप आने लगेगा। अब सवाल यह है, क्या तुम धैर्य को एक कमजोरी की तरह देखते हो या अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो? चलो, इसे एक मजेदार कहानी के जरिए समझते हैं। राज हमेशा जल्दी में रहता था। अगर उसे कोई स्किल सीखनी होती, तो वह चाहता था कि बस कुछ ही दिनों में मास्टर बन जाए। एक दिन उसने फैसला किया कि वह पियानो बजाना सीखेगा। पहले दिन उसने पूरे जोश में ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखे। दूसरे दिन उसने बेसिक नोट्स प्रैक्टिस किए। तीसरे दिन उसने सोचा, अब तक तो मुझे कोई गाना आ जाना चाहिए था। चौथे दिन जब उसकी उंगलियां सही से काम नहीं कर रही थीं, तो उसे गुस्सा आ गया। ये सब बेकार है, मेरे बस की बात नहीं। पांचवें दिन पियानो कोने में धूल खाने लगा और राज ने यूट्यूब पर सर्च किया, पियानो 7 दिनों में कैसे सीखें। यही प्रॉब्लम हम सभी की है। हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखते। हम चाहते हैं कि रिजल्ट इंस्टेंट मिले, जैसे मैगी 2 मिनट में बनती है। अगर राज को सच में पियानो सीखना था, तो उसे यह समझना चाहिए था कि सीखने का असली मजा रिजल्ट में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो हमें वहां तक ले जाता है। अगर कोई पौधा आज बोया जाए, तो क्या वो कल पेड़ बन जाएगा? क्या कोई पहली बार जिम जाकर ही बॉडी बिल्डर बन सकता है? क्या पहली ही कोशिश में कोई परफेक्ट डिश बना सकता है? अगर ऐसा होता, तो मुझे 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीखना है वाले लोग आज तक शेक्सपियर बन चुके होते। असल में धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर तुम सही माइंडसेट रखोगे और सफर का मजा लोगे, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हो। अब सवाल यह है, धैर्य को अपनी ताकत कैसे बनाएं? आओ, इसे आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। अब जब ये समझ आ गया कि जल्दी रिजल्ट की उम्मीद रखना बेकार है, तो सवाल ये है कि हम धैर्य कैसे विकसित करें। यहाँ कुछ आसान और मजेदार तरीके हैं। नंबर 1, खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं पौधा उगाने की सोच रहा हूं या इंस्टेंट नूडल्स बनाने की? अगर तुम कोई स्किल या नया काम शुरू कर रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे एक लंबे सफर की तरह देख रहा हूं या सिर्फ जल्दी से रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वे अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सीखने को एक सफर की तरह देखते हैं, वे धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। वैसे भी अगर 7 दिनों में सब कुछ सीखा जा सकता, तो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग इन 5 डेज वाले वीडियो देखकर अब तक सब अमेरिका में सेटल हो चुके होते। नंबर 2, छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन रोज लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो, तो यह मत सोचो कि मुझे 1 महीने में एक्सपर्ट बनना है, बल्कि यह सोचो, आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। अगर तुम फिट होना चाहते हो, तो पहले सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करो। अगर कोई नई भाषा सीखनी है, तो रोज 5 नए शब्द याद करो, न कि पूरी डिक्शनरी घोलने बैठो। अगर कोई बुक पढ़नी है, तो एक बार में 5 पेज पढ़ो, न कि पूरी किताब खत्म करने का प्रेशर लो। याद रखो, धीरे धीरे भी जाओगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। नंबर 3, अपना नजरिया बदलो। हर कोशिश को एक जीत समझो। ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन असली मास्टर्स इसे सीखने का एक स्टेप मानते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी चीज में फेल हो जाओ, तो निराश होने के बजाय खुद से कहो, वाह, मैंने एक तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता। क्योंकि अगर फेलियर इतना बुरा होता, तो एग्जाम में फेल होने के बाद सक्सेसफुल बने लोगों की कहानियां सबसे ज्यादा वायरल क्यों होती? निष्कर्ष, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सुपर पावर है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इंस्टेंट रिजल्ट की सोच छोड़ो और लंबा गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहते हैं। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, अब तक तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो मुस्कुरा कर कहना, भाई, मैं इंस्टेंट नूडल्स नहीं, एक बरगद का पेड़ उगा रहा हूं। अध्याय 6। 4 एस जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल शब्द होते हैं, जो हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं। इस चैप्टर में हम 4 एस से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे,
जो अगर सही तरीके से अपनाए जाएं तो हमारी लाइफ में कमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये 4S कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। अब देखते हैं कि ये 4S कौन कौन से हैं और कैसे ये हमारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला S है सिंप्लिसिटी, यानी सरलता। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ी सक्सेस पाने के लिए बहुत जटिल प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जितना सिंपल अप्रोच, उतना बेहतर रिजल्ट। सोचो, तुम फिट होना चाहते हो। अब दो तरह के लोग होते हैं। पहला इंसान जो सीधे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का सपना देखता है, दिन भर यूट्यूब पर 6 पैक एब्स इन 30 डेज टाइप वीडियो देखता है और पहले ही दिन 2 घंटे जिम में खुद को तोड़ देता है। दूसरे दिन दर्द से कराहते हुए कहता है, भाई ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरा इंसान जो इसे सिंपल रखता है, पहले सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाता है। कुछ हफ्तों बाद उसकी बॉडी में बदलाव दिखने लगता है और कुछ महीनों बाद वह अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है। अब बताओ, कौन जीतेगा? जो ओवर थिंकिंग में ही अटका रहा या जो सिंपल स्टेप्स लेता गया? वैसे भी अगर सिर्फ प्लानिंग करने से बॉडी बनती, तो कल से जिम ज्वाइन करूंगा बोलने वाले लोग अब तक मॉडल बन चुके होते। सिंप्लिसिटी सिर्फ फिटनेस में नहीं, हर चीज में काम करती है। पढ़ाई करनी हो, पैसा सेव करना हो, कोई स्किल सीखनी हो, अगर तुम इसे आसान और छोटे स्टेप्स में तोड़ लोगे तो सफर आसान लगने लगेगा। तो अगली बार जब कोई बड़ा गोल सेट करो तो ओवर थिंकिंग में मत फंसो। बस इसे इतना सिंपल बना दो कि तुम उसे रोज कर सको, बिना बहाने बनाए। दूसरा S है स्लोनेस, यानी धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना। आज की दुनिया में हर कोई जल्दबाजी में है। लोग चाहते हैं कि रिजल्ट फटाफट मिले, मेहनत कम से कम हो और सफर बिल्कुल स्मूथ चले। लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहते हैं। सोचो, दो लोग हैं जो गिटार सीखना चाहते हैं। पहला इंसान पहले ही दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करता है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं और दूसरे दिन कहता है, भाई ये तो बहुत मुश्किल है, रहने दो। दूसरा इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करता है, लेकिन बिना किसी ब्रेक के। कुछ महीनों बाद वही इंसान गिटार पर अपने फेवरेट गाने बजा रहा होता है, जबकि पहला इंसान अब भी यूट्यूब पर गिटार बजाना 7 दिन में कैसे सीखें टाइप कर रहा होता है। यही फर्क है। धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह असली ताकत है। जो लोग धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे ही लंबी दौड़ में जीतते हैं। कोई भी मास्टर एक दिन में नहीं बना, न ही कोई बेस्ट सेलर किताब एक रात में लिखी गई। अगर सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बस जल्दी कर लो यार वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। वैसे भी अगर जल्दबाजी से ही सब कुछ मिलता तो 1 मिनट में अमीर कैसे बने वाले वीडियो देखने वाले अब तक मॉल खरीद चुके होते। इसलिए जब भी कोई नया स्किल सीखो, फिटनेस पर काम करो या कोई बड़ा सपना पूरा करना चाहो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत। सफर का मजा लो, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वही सबसे मजबूत होती है। तीसरा S है स्टेडीनेस, यानी लगातार बने रहना। लोग अक्सर किसी चीज की शुरुआत तो जोश में कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। असली खेल वही जीतता है जो स्टेबल रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सोचो, तुमने जिम ज्वाइन किया और पहले हफ्ते में ही तुमने भारी भरकम वर्कआउट कर लिया, लेकिन दूसरे हफ्ते आते आते तुम्हें आलस आने लगा। फिर किसी दिन मौसम ठंडा था तो तुमने सोचा, आज रहने दो, कल से पक्का। फिर कोई दोस्त पार्टी के लिए बुला लेता है और कुछ ही दिनों में जिम जाना पूरी तरह बंद हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखो एक ऐसे इंसान को जो रोज सिर्फ आधा घंटा वर्कआउट करता है, लेकिन बिना रुके। वह धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है, उसकी फिटनेस सुधरती जाती है और कुछ महीनों बाद वही इंसान अपने पुराने दोस्त को देख कर कहता है, भाई तू जिम गया था या पिकनिक मनाने? यही फर्क है। जो लोग स्टेडी रहते हैं वे हमेशा आगे निकल जाते हैं। सफल लोग किसी भी काम को मूड पर नहीं, बल्कि कमिटमेंट पर करते हैं। अगर तुम हर चीज को सिर्फ मूड के हिसाब से करोगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे।
वैसे भी अगर मूड के भरोसे सब कुछ होता तो पढ़ाई का मन नहीं कर रहा बोलने वाले लोग अब तक नोबेल प्राइज जीत चुके होते। इसलिए अगर तुम सच में किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो या किसी गोल को पाना चाहते हो तो स्टेडी रहो। कभी कभी बोरिंग लगेगा, कभी लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत का असर दिखने लगेगा। असली जीत उन्हीं की होती है जो मैदान में डटे रहते हैं, न कि उन लोगों की जो बस शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं। चौथा एस है सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसी आदतें बनाना जो लंबे समय तक टिक सकें। अक्सर लोग खुद को ओवरलोड कर लेते हैं, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब तुम अपनी रफ्तार को इस तरह सेट करो कि उसे जिंदगी भर बनाए रख सको। सोचो, तुमने एक दिन में 50 पुशअप करने का फैसला किया। पहले दिन किसी तरह कर लिए, दूसरे दिन मसल्स में दर्द हुआ, तीसरे दिन सोचने लगे, यार आज तो बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, और चौथे दिन पुशअप का नाम भी नहीं लेना चाहते। वहीं कोई और इंसान सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करता है लेकिन इसे रोजाना करता है। धीरे धीरे वह अपनी ताकत बढ़ाता है और कुछ ही महीनों में 100 पुशअप आराम से कर लेता है। यही होता है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। सिर्फ कुछ दिनों के जोश से कुछ नहीं होता जब तक तुम इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा न बना लो। वैसे भी अगर कुछ दिन की मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो 2 हफ्तों में करोड़पति बनने के तरीके वाली किताबें पढ़ने वाले लोग अब तक मालदीव में छुट्टियां मना रहे होते। अगर तुम सच में कोई नई आदत बनाना चाहते हो तो उसे ऐसा बनाओ जो तुम सालों तक कर सको, न कि बस कुछ दिनों का जोश हो। खुद से पूछो, क्या मैं इसे अगले 5 साल तक आराम से कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं तो शायद तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। असली जादू छोटे लेकिन लगातार स्टेप्स में छिपा है, न कि एक्सट्रीम मेहनत में जो कुछ ही दिनों में दम तोड़ दे। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने सिंप्लिसिटी, स्लोनेस, स्टेडीनेस और सस्टेनेबिलिटी चारों को अपनाकर दुनिया बदल दी तो वह है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर और समझदार निवेशकों में से एक। लेकिन क्या उन्होंने रातों रात दौलत बना ली थी? बिल्कुल नहीं। उनकी सक्सेस की कहानी इन 4 एस की परफेक्ट मिसाल है। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 11 साल के थे तब उन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश किया। उस उम्र में जहां बच्चे वीडियो गेम्स और कार्टून्स में लगे होते हैं, वह शेयर बाजार के बारे में सीख रहे थे। लेकिन उन्होंने यह सफर बेहद सिंपल तरीके से शुरू किया। उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, फैंसी स्ट्रेटजीज में नहीं फंसे और बस बेसिक नियमों को फॉलो किया। वैसे भी अगर सिर्फ मुश्किल फॉर्मूले से ही सक्सेस मिलती तो मैथ्स के टॉपर्स आज के अरबपति होते। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि वह स्लोनेस के महत्व को समझते थे। जब बाकी लोग तेजी से पैसा कमाने के लालच में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बफेट धैर्य के साथ सही कंपनियों में धीरे धीरे निवेश करते रहे। उन्होंने शॉर्टकट की जगह लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस किया। इसी वजह से आज उन्हें द ऑरेकल ऑफ ओमाहा यानी ओमाहा का जादूगर कहा जाता है। सबसे जरूरी बात, वह हमेशा स्टेडी रहे। जब भी मार्केट में गिरावट आई, लोग घबराकर अपने शेयर बेचने लगे, लेकिन बफेट अपने प्लान पर डटे रहे। उन्होंने कभी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उनकी स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग टर्म की रही और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। अब सवाल आता है, क्या उनकी यह स्ट्रेटजी कुछ सालों के लिए थी? नहीं। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को अपनाया और अपनी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को 70 साल से ज्यादा तक बनाए रखा। यही वजह है कि वह सिर्फ अमीर ही नहीं बने, बल्कि आज भी उनकी स्ट्रेटजी को दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। अगर वॉरेन बफेट चाहते तो वह भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी हाई रिस्क स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 4S को अपनाया। सिंपल शुरुआत, धीरे धीरे ग्रोथ, लगातार टिके रहना और लंबी अवधि तक स्ट्रेटजी को बनाए रखना। तो अगली बार जब तुम किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ो तो याद रखना, सक्सेस कोई एक रात में नहीं आती। सही माइंडसेट, सही स्ट्रेटजी और सही धैर्य के साथ तुम भी अपनी लाइफ में वही कर सकते हो जो बफेट ने किया। और हाँ,
अगर सिर्फ जल्दी अमीर बनने की सोच से ही पैसा आता तो हर लॉटरी टिकट खरीदने वाला अरबपति होता। अगर इन 4 S को सिर्फ पढ़कर मजा आ रहा है लेकिन अपनी लाइफ में इन्हें अपनाने का प्लान नहीं है तो ये वैसे ही बेकार हैं जैसे बिना इंटरनेट के वाईफाई। असली फर्क तब आएगा जब तुम इन चारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारोगे। सिंप्लिसिटी अपनाने के लिए सबसे पहले चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना बंद करो। अगर फिट होना चाहते हो तो बस रोज 15 मिनट चलना शुरू करो, न कि घंटों तक जिम की मेंबरशिप प्लान करते रहो। अगर पढ़ाई में अच्छे होना चाहते हो तो हर दिन 30 मिनट पढ़ो, न कि एक ही रात में पूरी बुक खत्म करने की मूर्खता करो। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखते हैं उतने ही आगे बढ़ते हैं। स्लोनेस को अपनाने का मतलब यह नहीं कि कछुए की स्पीड पकड़ लो और हमेशा धीरे धीरे चलो। इसका मतलब यह है कि जल्दी रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दो और सफर को एंजॉय करो। अगर कोई नई स्किल सीख रहे हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, बजाय इसके कि पहले दिन ही परफेक्ट बनने की कोशिश करो। वैसे भी अगर 7 दिन में गिटार बजाना सीखें वाली थ्योरी सच होती तो आज आधे लोग स्टेज शो कर रहे होते। स्टेडीनेस लाने का सीक्रेट सिर्फ एक है, रोज कुछ न कुछ करते रहो, चाहे मूड हो या न हो। अगर तुमने हर काम को अपने मूड के भरोसे छोड़ दिया तो तुम सिर्फ वो करोगे जो आसान लगे और जो जरूरी होगा वो हमेशा टलता रहेगा। पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई भी स्किल, इसे मूड के हिसाब से नहीं बल्कि कमिटमेंट के हिसाब से करो। याद रखना, सचिन तेंदुलकर भी रोज प्रैक्टिस करते थे, चाहे उनका मन करे या ना करे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो भी नई आदतें डालो वो ऐसी हों जो लंबे समय तक चल सकें। अगर तुम पहले ही दिन एक्सरसाइज में खुद को निचोड़ लोगे तो तीसरे दिन सीधे बिस्तर पकड़ लोगे। अगर एक दिन में 200 पेज पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद अगला हफ्ता किताब को हाथ भी ना लगाओ। आदतें ऐसी बनाओ जो लाइफ टाइम टिक सकें, न कि 2-4 दिनों का जोश बनकर उड़ जाएं। वैसे भी अगर सिर्फ कुछ दिनों के जोश से ही सब कुछ बदलता तो कल से पक्का बोलने वाले लोग अब तक दुनिया जीत चुके होते। तो अगली बार जब कोई बड़ा सपना देखो तो ये मत सोचो कि कैसे जल्दी पूरा होगा, बल्कि ये सोचो कि कैसे इसे लंबे समय तक बनाए रखूं। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो मैदान में टिका रहता है, न कि उस खिलाड़ी की जो बस 2 मिनट का शो देकर गायब हो जाता है। अध्याय 7, संभव और डीओसी। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, किसी का बिजनेस नहीं चलता, तो कोई रिलेशनशिप में धोखा खा जाता है। लेकिन हर इंसान इन हालातों को अलग अलग तरीके से संभालता है। कुछ लोग छोटी सी परेशानी आने पर ही घबरा जाते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर न मिले तो दुनिया खत्म हो गई हो। वहीं कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत रहते हैं और सोचते हैं, चलो देखते हैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही फर्क है सामान्य इंसान और उन लोगों में जो असली मानसिक ताकत रखते हैं। इसे ही कहते हैं इक्वानिमिटी, यानी हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना। वैसे भी अगर हर छोटी बात पर घबराने से ही कोई समाधान निकलता तो रात में 2 बजे लाइफ के बारे में ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अब तक दुनिया के सबसे समझदार इंसान बन चुके होते। अब सवाल ये है कि इसमें डीओसी क्या है और यह कैसे हमें संभव विकसित करने में मदद करता है। चलो इसे एक दिलचस्प कहानी से समझते हैं। महात्मा गांधी का जीवन इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि कैसे संभव, इक्वानिमिटी और डीओसी का सही इस्तेमाल करके कोई इंसान न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। गांधी जी ने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष देखे। उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वह हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और फोकस्ड रहे। जब भारत की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब भी वह अहिंसा और सत्य के रास्ते पर डटे रहे। यहां पर डीओसी काम आता है, डिटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल। गांधी जी डिटैचमेंट यानी अलग होकर देखने में माहिर थे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत अपमान या आलोचना को अपने ईगो पर हावी नहीं होने दिया। अगर कोई उन्हें गाली देता तो वह मुस्कुराकर जवाब देते।
अगर कोई उन्हें मारने की धमकी देता तो भी वह बिना डर के खड़े रहते। ऑब्जर्वेशन उनकी दूसरी ताकत थी। वह कभी भी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने तुरंत हिंसक प्रतिरोध का समर्थन नहीं किया, बल्कि स्थिति को समझा और फिर असहयोग आंदोलन की योजना बनाई। उन्होंने हमेशा हालात को गौर से देखा और फिर सोच समझकर कदम उठाए। कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर हिंसा का सहारा लेता, लेकिन गांधी जी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सिखाया कि गुस्सा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा संयम ही असली ताकत है। अगर उनकी जगह कोई आम इंसान होता तो शायद पहली जेल जाते ही बोल देता, भाई ये सब मेरे बस का नहीं, मैं वापस अपने वकील वाले काम पर लौट रहा हूं। लेकिन गांधी जी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह डीओसी को पूरी तरह अपनाए हुए थे। यही तीन चीजें, डिटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल, हमें अपनी लाइफ में भी अपनानी है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो खुद को अलग करके सोचो, क्या यह सच में मेरे बारे में कुछ कह रहा है या बस अपनी भड़ास निकाल रहा है। जब कोई मुश्किल आए तो पहले हालात को समझो, बिना पैनिक हुए। और जब गुस्सा आए तो सोचो, अगर अभी मैंने खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो इसका क्या असर होगा। वैसे भी अगर गुस्सा करने से ही चीजें सॉल्व होती तो इंटरनेट पर कैसे शांत रहें, सर्च करने वालों की इतनी लंबी लिस्ट न होती। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो घबराने के बजाय गांधी जी वाला माइंडसेट अपनाओ, शांत रहो, सोचो और सही फैसला लो। यही असली इक्वानिमिटी है। अब सवाल यह है कि हम अपनी लाइफ में डीओसी को कैसे अपनाएं, क्योंकि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में गुस्सा, टेंशन और ओवरथिंकिंग हमें मौका ही नहीं देते कि हम शांति से सोच सकें। लेकिन अगर सही तरीके से इसे अपनाया जाए तो तुम भी चिंता मुक्त निंजा बन सकते हो। सबसे पहले डिटैचमेंट यानी चीजों को खुद से अलग करके देखना सीखो। अगर किसी ने तुम्हें ऑफिस में डांट दिया या कोई दोस्त मजाक उड़ा रहा है तो तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले सोचो, क्या सच में मैं गलत हूं या ये सामने वाला बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। कई बार लोग खुद परेशान होते हैं और अपनी भड़ास दूसरों पर निकाल देते हैं। अगर तुम इसे पर्सनली लेना छोड़ दोगे तो आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुक जाओ। मान लो कोई व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज भेज देता है जिससे तुम्हारा खून खौलने लगता है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1, तुरंत गुस्से में रिप्लाई मारो और 5 मिनट बाद पछताओ। नंबर 2, 5 सेकंड के लिए फोन साइड में रखो, सांस लो और फिर शांति से सोचो कि जवाब देना भी चाहिए या नहीं। वैसे भी अगर हर बात का जवाब देने से ही जिंदगी आसान होती तो फेसबुक के कमेंट सेक्शन में बहस करने वाले लोग अब तक नोबेल प्राइज जीत चुके होते। अब आता है कंट्रोल, यानी अपने इमोशंस को काबू में रखना। अगली बार जब किसी चीज से गुस्सा आए तो एक छोटा सा गेम खेलो, अपनी आवाज धीमी कर दो और सोचो, अगर तुम्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा होता तो तुम कैसा लगते। 99% मामलों में तुम्हें खुद पर हंसी आएगी और गुस्सा वैसे ही उड़नछू हो जाएगा। असल में जब तक तुम इन 3 चीजों को अपनाओगे नहीं, तब तक लाइफ में इक्वानिमिटी आ ही नहीं सकती। और अगर तुम हर छोटी चीज पर भड़कते रहोगे तो टेंशन फ्री लाइफ का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। तो अगली बार जब किसी चीज से दिमाग खराब हो तो गांधी जी मोड ऑन करो, रिएक्ट मत करो, पहले सोचो जो काम शांति से हो सकता है उसे टेंशन में बिगाड़ने का क्या फायदा। अध्याय 8, बच्चों को सिखाओ और उनसे सीखो। बच्चे सिर्फ सीखते ही नहीं बल्कि सिखाते भी हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो बच्चे कई ऐसी चीजें जानते हैं जो हम बड़े भूल चुके होते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर हंसता है और दोबारा कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हर छोटी असफलता को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली हो। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हर चीज के पीछे ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा।
जैसे सवाल पूछते रहते हैं। और हम धीरे धीरे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें सब पता है। असल में बच्चे सीखने के नेचुरल मास्टर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो डर होता है, ना शर्म, और ना ही यह चिंता कि अगर मैं गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे। वैसे भी अगर गलत होने का डर सीखने से बड़ा होता तो आज तक कोई बच्चा बोलना नहीं सीखता, क्योंकि पहले कुछ महीनों तक उनकी भाषा एलियन कोड जैसी ही लगती है। अब सवाल यह है कि हम बच्चों से क्या सीख सकते हैं और उन्हें कैसे सिखा सकते हैं। चलो इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। थॉमस एडिसन को हम महान वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनका बचपन एक औसत से भी खराब स्टूडेंट की तरह बीता था। एक दिन एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी मां को एक चिट्ठी दी। उन्होंने कहा, मां, टीचर ने कहा है कि यह लेटर सिर्फ आपको ही पढ़ना है। उनकी मां ने लेटर खोला और पढ़कर रोने लगीं। एडिसन ने पूछा, मां, इसमें क्या लिखा है? उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा एक जीनियस है। हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और हमारे पास उसे पढ़ाने लायक अच्छे टीचर नहीं हैं। कृपया इसे घर पर ही पढ़ाइए। इसके बाद एडिसन की मां ने खुद उन्हें पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सवाल पूछने, चीजों को एक्सप्लोर करने और प्रयोग करने की आजादी दी। सालों बाद जब एडिसन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे, तो उन्हें एक दिन वही चिट्ठी मिली। उसमें असल में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। हम उसे अब अपने स्कूल में नहीं रख सकते। यह पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। अगर उनकी मां ने उस दिन सच बता दिया होता और उन्हें कमजोर मान लिया होता, तो शायद दुनिया को बल्ब देने वाला यह महान वैज्ञानिक कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बच्चे तब तक कमजोर नहीं होते जब तक हम उन्हें यह महसूस नहीं कराते। उनका आत्मविश्वास उनकी परवरिश पर निर्भर करता है। अगर उन्हें जीनियस समझा जाए तो वे किसी भी चीज को सीख सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया जाए कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वे सच में खुद पर भरोसा खो देते हैं। वैसे भी अगर स्कूल की ग्रेड ही सब कुछ तय करती, तो बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट सुनकर लोग आईटी कंपनी की जगह पकोड़े बेचने की सलाह देते। अगर तुम बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, तो पहले खुद देखो कि तुम उन्हें सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हो या सिर्फ नंबर लाने के लिए दबाव डाल रहे हो। और अगर तुम खुद कुछ सीखना चाहते हो, तो यह मत सोचो कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, सीखने की उम्र चली गई। बल्कि बच्चों की तरह हर चीज को एक्साइटमेंट के साथ देखो, सवाल पूछो और गलतियां करने से मत डरो। एडिसन की मां ने साबित किया कि सीखने की असली ताकत नंबरों में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। अब सवाल यह है कि तुम किसी को जीनियस की तरह बढ़ने दोगे या उनकी सोच को सीमित कर दोगे। अगर सच में बच्चों से सीखना और उन्हें सिखाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को बहुत ज्यादा सीरियस लेना बंद करो। बच्चे हर चीज को एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। उन्हें बारिश में भीगने में मजा आता है, नए खिलौने को खोलने में खुशी मिलती है, और मिट्टी में खेलकर भी वे साइंटिस्ट की तरह नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हम बारिश में भीगते ही बीमार होने की टेंशन, नए फोन का बॉक्स खोलते ही स्क्रैच की चिंता, और जिंदगी में हर नई चीज पर पहले ही क्या फायदा वाला एटीट्यूड। अगर बच्चों से सीखना है, तो सबसे पहले यह समझो कि सवाल पूछना कभी बंद मत करो। जब बच्चे पूछते हैं, चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है, तो हम हंसकर टाल देते हैं। लेकिन असल में यही जिज्ञासा उन्हें सीखने की ताकत देती है। अब सोचो, अगर आइंस्टीन ने अपने बचपन में यह सवाल पूछना बंद कर दिया होता कि समय और स्पेस कैसे काम करते हैं, तो शायद आज हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं मिलती। सीखने का असली मजा तब आता है जब तुम गलतियां करने से डरना छोड़ देते हो। बच्चों को देखो, जब वे बोलना सीखते हैं तो शुरू में कैसे कैसे अजीब शब्द निकालते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। अगर तुम किसी भी नई चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो यह डर निकाल दो कि अगर मैं गलत हुआ तो, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो सबसे ज्यादा गलतियां करता है वही सबसे तेज सीखता है। अगर तुम बच्चों को सिखाना चाहते हो, तो यह मत सोचो कि बस उन्हें किताबों से ही सब कुछ सिखाना है। बच्चे तुम्हारी बातें कम,
लेकिन तुम्हारे एक्शंस ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर तुम खुद एक्साइटेड होकर कुछ नया सीखोगे तो वे भी सीखने में दिलचस्पी लेंगे। लेकिन अगर तुम हर नई चीज पर यार बहुत मुश्किल है वाला रवैया अपनाओगे तो वे भी सीखने से पहले हार मानना शुरू कर देंगे। वैसे भी अगर सीखने की असली ताकत सिर्फ किताबों में होती तो हर लाइब्रेरी वाला इंसान एलोन मस्क बन चुका होता। तो अगली बार जब कुछ नया सीखने बैठो तो उसे एक टास्क की तरह मत देखो, बल्कि बच्चों की तरह उसमें मजा ढूंढो। और जब किसी बच्चे को कुछ सिखाने का मौका मिले तो उसे सिर्फ एक लेक्चर मत दो, उसे एक्सप्लोर करने दो, गलतियां करने दो, और सबसे जरूरी बात, उसे सवाल पूछने दो। क्योंकि जो जितना ज्यादा सवाल पूछता है वह उतना ही ज्यादा सीखता है। अध्याय 9। तुम्हारी स्किल्स लगातार बढ़ रही हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमें अपनी ग्रोथ नजर क्यों नहीं आती? हम रोज मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे कुछ खास बदल ही नहीं रहा। फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि अरे, मैं तो पहले से कितना बेहतर हो गया। सीखने का सफर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड में अपडेट डाउनलोड हो रहा हो। तुम्हें स्क्रीन पर कुछ खास बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब अपग्रेड हो रहा होता है। फिर जब सही वक्त आता है तो अचानक चीजें आसान लगने लगती हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस बैकग्राउंड अपग्रेड को नोटिस नहीं कर पाते और बीच में ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार, इतना टाइम दे दिया फिर भी एक्सपर्ट नहीं बना। लेकिन अगर वे थोड़ा और धैर्य रखें तो उन्हें अपनी असली तरक्की दिखने लगेगी। वैसे भी अगर सीखने का असर तुरंत दिखता तो 7 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश बोलें वाले कोर्स करने वाले लोग अब तक ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दे रहे होते। असल सवाल यह है कि तुम्हारी स्किल्स कैसे ग्रो कर रही हैं और इसे पहचानने का सही तरीका क्या है। इसे समझने के लिए चलो एक दिलचस्प कहानी पर चलते हैं। जब ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया तो शुरुआत में उन्हें भी कई बार ऐसा लगा कि वह कुछ खास प्रगति नहीं कर रहे। हर दिन वही पंच, वही किक्स, वही स्टांस। महीनों तक कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी, बिना इस सोच के कि मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा। फिर एक दिन जब वह एक फाइट में थे तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर खुद ब खुद सही मूव्स कर रहा था, बिना सोचे। उनकी बॉडी ने वह सब कुछ अपना लिया था जो वह महीनों से सीख रहे थे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। जब तुम हर दिन छोटी छोटी चीजों को सुधारते जाते हो तो एक वक्त आता है जब वे सब मिलकर तुम्हें एक मास्टर बना देते हैं। ब्रूस ली का एक मशहूर कोट है, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स प्रैक्टिस की हों, बल्कि मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। सीखने का असली मतलब यही है। किसी स्किल में परफेक्ट होने के लिए धैर्य और लगातार अभ्यास चाहिए। अगर तुम रोज 1% भी बेहतर हो रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी स्किल दूसरों को जादू जैसी लगेगी। वैसे भी अगर टैलेंट ही सब कुछ होता और मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती तो रातों रात सक्सेस पाने के 5 आसान तरीके गूगल करने वाले लोग अब तक अरबपति बन चुके होते। अगर ब्रूस ली अपनी शुरुआती धीमी प्रगति से निराश होकर बीच में ही रुक जाते तो वह दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनते। यही सबक तुम्हारे लिए भी है। अभी भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी स्किल्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा। अगर सच में अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि तुरंत रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दो। किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए समय, धैर्य और लगातार अभ्यास चाहिए। अगर ब्रूस ली एक ही हफ्ते में मार्शल आर्ट छोड़ देते क्योंकि अब तक सुपरफास्ट पंच नहीं आ रहा, तो शायद वह दुनिया के सबसे बड़े फाइटर नहीं बनते। सबसे पहले हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत डालो। अगर गिटार सीख रहे हो तो रोज 10 से 15 मिनट बजाओ, भले ही शुरुआत में ट्यूनिंग ही सही ना हो। अगर कोई नई भाषा सीख रहे हो तो रोज 5 नए शब्द याद करो, बजाय इसके कि पूरे दिन में 50 शब्द घोलकर फिर भूल जाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे
तो कुछ महीनों बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे। दूसरा तरीका यह है कि अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना शुरू करो। कई बार हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। अगर तुम जिम जाते हो तो अपने पुराने और नए फोटो को देखो। अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो अपने शुरुआती और अभी के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करो। जब तुम्हें फर्क दिखने लगेगा तो खुद ही मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, हर बार जब लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो खुद से यह सवाल पूछो, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा हूं तो क्या 1 साल बाद मैं बेहतर नहीं होऊंगा? ये सोचते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि ग्रोथ हो रही है, बस धीरे धीरे। वैसे भी अगर हर कोई एक हफ्ते में परफेक्ट बन जाता तो कैसे जल्दी एक्सपर्ट बने। सर्च करने वालों की इतनी लंबी लाइन ना होती। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि यार मैं अब तक परफेक्ट क्यों नहीं बना, तो ब्रूस ली को याद करो और बस प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब तुम बिना रुके अपने सफर पर चलते रहते हो, धीरे धीरे लेकिन लगातार।